भलीकार नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरी में तव्हांखे भलीकार चऊं था। ही असांजे जेको प्रोग्राम जो ॿियो हिसो आहे, जंहिंमें असां जेको आहे पहिरें हिसे में तव्हां ॾिठो त असां अब्दुल सत्तार ईदी ऐं जेको आहे उनजी फैमिली ऐं उनजे हवाले सां सॼी ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ऐं जेको आहे पर्सनली उन्हनि जी सॼी जेकी जोड़ जख आहे उनजे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी। हीअ असांजो सेकेंड पार्ट आहे ऐं हिन में असीं जेको आहे फैसल ईदी जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं ऐं हू कीअं संभालीनि पिया, हुननि जी नोंहुं जेकी आहे सभा फैसल, उहो ई सॼो जेको कमु आहे ईदी सेंटर जो उहो कीअं हलाइनि था, कीअं जोड़ जख कनि था, कहिड़ियूं मुश्किलातूं अचनि थियूं, त उन जे हवाले सां उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। त असां पंहिंजे सिलसिले खे उते ई जारी कयूं था जिते असां छॾियूं। अच्छा फैसल, हमें ये बताइएगा कि जो है फैसल कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जिसके आपके वालिदैन के दरमियान तलखियाँ भी आईं, और फिर कैसे सूरत हाल बेहतर हुई? ईदी साहब में और मम्मी की बात कर रहे जी हैं। बिल्कुल। वो लड़ाइयाँ होती रहती थी। और जो है वो फिर मेरी खाला है, मेरी नानी है, वो फिर मम्मी को समझाती थी, तो फिर जो है वो फिर से जो है वो सुलहनामा हो जाता था। वो साल में एक दफ़ा या 2 साल में एक दफ़ा ईदी साहब के साथ इस तरह का बड़ा झगड़ा होता ही था। मम्मी नाराज़ होकर चली जाती थी। एक दफ़ा लाहौर चली गई थी और पूरा घर परेशान हो गया था। बार बार हम नेटी जेटी देखने जा रहे थे कि कहीं मम्मी ने जम ना मार ली हो, कहीं खुदकुशी ना कर ली हो। फिर मम्मी की एक दोस्त थी स्कूल की लाहौर में, जाहिदा, उनके घर पे चली गई थी मम्मी। और फिर जो है वो हमें पता चला, एक दिन बाद पता चला, तो हम बहुत परेशान थे। फिर मम्मी ने कहा, मेरी खाला ने कहा कि वो आ जाएंगी जब भी जो है वो सही हो जाएंगी, मतलब गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो फिर वो 2 दिन बाद वापस आ गई थी। तो ऐसा क्या होता था ईदी साहब के बीच में और उनके बीच में कि इतना वो गुस्सा हो जाती थी और फिर इस तक हो जाता था कि वो चली जाती थी और आपके माइंड में होता है कि कहीं ना कहीं अब मम्मी जो है वो कहीं से जंप लगा लेंगी? आप तो डरते डरते थे। वो मम्मी कहती थी मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी, ईदी साहब मुझे बहुत तंग करते हैं। ईदी साहब असल में दोस्तियां कर लेते थे लड़कियों से, अच्छा। तो फिर उसमें झगड़ा होता था। फिर वो मसले, हमारे घर में सब परेशान हो जाते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर ईदी साहब सही हो जाते कुछ अरसे के बाद, फिर दोस्ती हो जाती, फिर झगड़ा शुरू। अच्छा। तो ये होता रहता था 2-3 साल में एक दफा। अच्छा, तो इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे हमें बताइएगा कि बदीन में एक मरतबा सैलाब के दौरान आपकी कश्ती जो है वो खो गई थी। फिर कोरंगी काजवे की बात करें तो वहाँ पे एक मरतबा उलट गई थी। तो एक तो हमें ये वाक़यात बताइए, दूसरा आपको डर लगा था उस वक्त के जब ये कश्तियाँ उलट गई थी और खो नहीं, गई बदीन में थी? हम उल्टी नहीं थी, हम काम में मसरूफ थे और फिर अंधेरा हो गया था। तो रात को सैलाब वाले इलाके में जो ना कुछ नजर नहीं आता, लाइटें नहीं चलती, राब्ता नहीं हो रहा था, राब्ते भी खत्म थे। और क्योंकि बहुत अंदर डीप इलाकों में हम चले गए थे, तो यहाँ पे जो है वो जो लोग निकल रहे थे ना, जिनको हम उन्होंने कोई लाशें वाशें देखी होंगी, वो कोई टूटी हुई किश्ती भी देखी होगी, तो पूछा होगा हमारे दोस्तों ने, कि हमारे साथियों ने, कि अंदर फैसल ईदी किश्ती लेके गया, आपको कोई मिला है किश्ती में? तो उसने कहा एक किश्ती उल्टी हुई मिली थी मिली थी। और सारी लाशें थी उनके इर्द गिर्द और लोग मरे हुए थे। तो ये अच्छा। समझे कि हमारी किश्ती उलट गई और हम मर चुके। तो यहाँ पे खबर ये फैल गई कि ये लोग मर गए। लेकिन हम वहाँ पे इलाके में काम कर रहे थे और हमें वो इलाके वाले आने नहीं दे रहे थे। हम जब पूरा दिन हम काम करके जब वापस आने लगे तो इलाके वाले रोने लगे। इलाके वालों ने कहा 5 दिन बाद आप लोग आए, हमने दुनिया के बाहर की किसी दुनिया के आदमी को देखा है और आज हम आपको नहीं जाने देंगे। हमने कहा पेट्रोल नहीं है हमारे पास, हमारी इंजन में पेट्रोल खत्म हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, ये भुगड़ा मेमन एक कम्युनिटी जो है, है वो इलाका। गांव हाँ। था, वो ऊंचा था, मतलब टेला था, ऊंचाई पे था। तो वो बचे हुए थे, बाकी चारों तरफ पानी था उनके। जितने गांव थे वो सब डूब चुके थे। कढ़न इलाका है ना, उसके इलाके में। हाँ हाँ। तो वो इलाके वाले रोने लगे, सब औरतें बच्चे बूढ़े। हम परेशान हो गए कि हमें वापस भी जाना है, हमारे लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। हमारी एक वायरलेस था, पानी में गिर गया था, वो खराब हो गया था और हमारा राब्ते भी नहीं है, हमें आप जाने दो। तो वो रोना धोना, क्योंकि हमने इनके दिन में अच्छे खासे लोगों को, जो गांव में डूबे हुए थे ना, जो छतों पे बैठे हुए थे, काटी होती है ना, झुग्गी होती है लकड़ियों की बनी हुई, इसके ऊपर लोग बैठे हुए थे, हमने इनको निकाला था। और रस्सियां लेके जाते थे, तो मर्द जो है वो रस्सियां पकड़ के आते थे इस गांव में, कढ़न इसमें
भुगड़ा मेमन यूसी में। और औरतों को, बड़ी उम्र की औरतों को, बच्चों को, नाबीना जो होते थे, नाबीना बहुत थे वहां पे लोग। हर किश्ती में 2-3-3-4, 2-3-3-4 जो है ना नाबीना होते थे। हर गांव में, हर दूसरे तीसरे घर में एक नाबीना था वहां पे। उनको हम किश्ती से लेकर आते थे। फिर जो है उन्होंने कहा, हमने कहा कि पेट्रोल खत्म हो गया, तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलों में से, गाड़ियों में से सारा पेट्रोल जमा करके 2 डब्बे लाके दे दिए कि ये आप पेट्रोल इस्तेमाल करो, आप जाओगे नहीं वापस। उसकी वजह से यहाँ पे खबर फैल गई थी कि फैसल मर गया है, और यदि साहब सब परेशान, कफन लेके पहुंच गए बदीन के। अब जब भी लाश देखो, ढूंढो, आर्मी वालों को कह रहे थे इनकी लाश मिले तो लेकर आना, तो हम कफन लेके जाएंगे। तो इसमें ये बात फैल गई थी कि मर गए। फिर दूसरे दिन भी हमने काम किया वहां पे। फिर दूसरे दिन इन्होंने हमें छोड़ा, आखिरी गांव तक जो है, वो समंदर के किनारे जो आखिरी गांव था ना, उस तक हम पहुंचे हैं किश्ती से, और लोगों को जो है वो शिफ्ट किया, और जो है वो लेकर आए हम यहाँ पे। एक उसमें जो है वो बहुत ही यादगार वाकया है। एक मैंने उस वक्त तकरीबन 3 घंटे या 2 या 3 घंटे पहले एक बच्चा पैदा हुआ था। आखिरी गांव हम जब गए ना, समंदर के किनारे मल्लाहों का गांव था, तो उसमें एक बच्चा पैदा हुआ था 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। उसकी माँ को दूध नहीं आ रहा था, क्योंकि 6ठा दिन था वो। उन्होंने खाना नहीं खाया था। पानी तो मिल रहा था, पानी तो मीठा ही था, जो सैलाब का पानी था, तो उसमें माँ को दूध नहीं आ रहा था। तो वहां पे एक जो गाय होती है ना, गाय के दूध पिला के जो है ना बच्चे को दे रहे थे। वो किस तरह से दे रहे थे, गाय जो है वो जो चटाइयां लगी हुई होती है ना काटी पे, झुग्गी पे, झोपड़ी पे, तो वो चटाइयां जो लगी हुई होती है, गाय वो खा रही थी काफी दिनों से। क्योंकि इलाका तो पूरा डूबा हुआ था पानी में, और लोग छतों पे बैठे हुए थे। ये झुग्गी, जो लकड़ी की जो काटियां होती है ना, काटी झुग्गी को कहते हैं वहां पे। तो गाय उसको वो खा रही थी, तो उसकी वजह से उसको दूध आ रहा था थोड़ा बहुत, तो बच्चे को वो दूध पिलाया था। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, उस बच्चे को उन्होंने टूटे हुए सूटकेस में रखा था। वो जो सूटकेस नहीं होता जो हम ट्रैवल करते हैं, हाँ, उठाते तो उसके आधा आधे हिस्से में बच्चे को उन्होंने रखा हुआ था, कपड़े में लपेट के। जैसे वो हजरत ईसा की कहानी नहीं है, कि पानी में जो है बच्चे वो को बहा दिया था, ताकि उनकी जिंदगी बच गई। तो वो बच्चा, ये ऊपर बैठे हुए थे, ये मैंने कहा ये बच्चे को इसमें क्यों रखा हुआ है आधे टूटे हुए सूटकेस में। जब बच्चे को उन्होंने मुझे दिया ना किश्ती में रखने के लिए, तो नीचे उतारा, फिर इसकी माँ को उतारा, वो रखी। तो मैंने कहा इसमें क्यों रखा है, तो उसने कहा ये हमारी काटी जो है ना, 6 दिन से हम ऊपर थे जुग्गी के, वो कभी भी गिर जाती, टूट जाती, और हम सब डूब जाते। हमें तो उम्मीद हो गई थी कि हमें अब दुनिया से कोई बचाने नहीं आएगा, और दुनिया खत्म हो चुकी है। और हमने बच्चे को बचाने के लिए इसमें रखा था कि ये तैरते हुए जो है ना किसी ना किसी किनारे पे चले जाएगा और इसकी जिंदगी बच जाएगी। ये इनके जहन में कॉन्सेप्ट था कि हम भले डूब के मर जाएं, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो किसी तरीके से जिंदा रह जाए, ताकि हमारी अगली नस्ल जिंदा रहे। तो उस वजह से जो है ये बच्चा मेरे जहन में रह गया आज तक। जो है वो मुझे वो सीन जो है वो नहीं भूलते, वो नज़ारे नहीं भूलते। और जब ये यहाँ पे जैसे ये अफवाह फैली कि फैसल अल्लाह ना करे डूब गए हैं, या तो इदी साहब मैं अपनी अम्मी के घर थी, और मेरे 2 बच्चे थे, साद और राबिया, और तीसरा होने वाला था मेरा। तो सुबह सुबह इदी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि सबा क्या कर रही हो, तो मैंने बोला बच्चे हैं उनको देख रही हूँ। तो कह रहे बस बस थोड़ी देर में ना आप आ जाओ। बिल्कुल इतना वो लहजा स्लो और था, और जैसे, तो मैंने जी पापा क्यों, खैरियत क्या हुआ है? कि नहीं बस ना आप आ जाओ ना बच्चों को लेके। तो मैंने कहा जी चले, मैं ना आ रही हूँ, आप गाड़ी भेज दो ना। तो फिर मैं गई, फिर नहीं तब तक 1-2 घंटे के अंदर जब गाड़ी आई, इससे पहले थोड़ा सा ये कि ना इदी साहब ने कहा कि नहीं ये अफवाह उड़ी थी, और मैं बहुत डर गया था, और मैंने कहा कि नहीं आपको और बच्चों को मेरे पास अपने पास में बुलवा लूँ। तो फिर पता चला कि हाँ खैरियत से हैं, और ये इस तरह से ये वाक़या हुआ था। और मैं चंद दिनों के बाद डिलीवरी होने वाली थी मेरी भी। तो इदी साहब बहुत ज़्यादा डर गए थे कि पता नहीं क्या हुआ। तो ये था इनका वाक़या, और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, ये क्या हाँ, तो ज़ाहिर, तो इसलिए मुझे बताया भी नहीं था इदी साहब, फिर बाद में बताया। इसमें मेरे भाई के भी फ़ोन आ रहे थे कि ना शबाना फैसल का है, फैसल का है। तो मैंने बोला कि हाँ खैरियत से वहाँ पे गए हुए और खैरियत से। जी नहीं बता, हमें बता क्या हुआ क्या है। तो मैंने बोला नहीं कुछ बात नहीं है, सब ठीक है। महसूसा का भी फ़ोन आ रहा है, और इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बस कोई बात ऐसी नहीं है, और बस आप आ जाओ ना। तो इस तरह से वो चारों तरफ से मुझे भी फ़ोन आ रहे थे कि फैसल है कहाँ, फैसल कहाँ है। तो मेरे नहीं, अल्लाह का शुक्र सही है, खैरियत से है, बस वो राब्ता नहीं हो रहा, वो इनका
वायरलेस है जो है वो पानी में गिर गया था, तो इसलिए थोड़ा राब्ता नहीं है माशाल्लाह। बस ये कभी आ जाएगी इनकी खैरियत से, इनकी खैरियत भी कि ना हाँ वो सही है। फिर थोड़ी देर बाद इनका भी 1-2 घंटे के बाद फिर फोन आ गया। हाँ कॉल आई थी, तो थोड़ा सुकून हुआ। अच्छा जो आप जो दूसरा वाकया कह रही है ना, जो अभी 2-3 साल पहले हुआ था, वो कोरंगी कॉजवे में 5-6 लोग लापता थे। हम उनको ढूंढ रहे थे 24 घंटे, मतलब 2 दिन से ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रहे थे। और जो उनके रिश्तेदार थे ना, वो कह रहे थे कि झाड़ियों में फंसे हुए, हमें आवाजें आ रही हैं, वायरलेस फोन भी आ रहे हैं, आप जाके देखो देखो। तो हम उनको काफी देर से तलाश कर रहे थे, सारी रात साथ ने तलाश किया उनको, दिन तलाश किया। फिर दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में मैं पहुंचा, हम ढूंढते रहे। फिर आखिर में अच्छा होता क्या है कि आप जब दरिया में जाते हैं ना, तो दरिया के बहाव के साथ तो आपके जाना किश्ती में आसान होता है, लेकिन अगेंस्ट द बहाव जब आते हैं ना, तो मुश्किल होता है, बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। तैरना। हाँ, अगेंस्ट द बहाव तैरना नहीं, किश्ती को भी लेकर जब आते हैं ना, आने वापस। तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब सैलाबी पानी होता है ना, पानी बहुत बहाव में होता है, तेज होता है, तो बाज़ औक़ात हमें जो है वो बाहर निकलना पड़ता है। और जब मैं आखिर में जब मैंने कहा ना, तो मेरे साथ एक एमपीए जो है उस इलाके के थे, नाम मेरे जहन से निकल गया, रज़ा करके कुछ था, वो भी, उनको भी मैंने बैठा लिया कि आप चलें। और मैंने उनको ये कहा था कि हम अगर वापस नहीं आ सके ना, तो हम उस तरफ निकल जाएंगे, या हमें अगर कोई मिल गया तो वज़न बढ़ जाएगा ना, तो हम वापस नहीं आ सकेंगे। तो हम जो है ना सी व्यू की तरफ निकल जाएंगे, हम समंदर दरिया मलिर दरिया से, मलिर नदी से हम सी व्यू की तरफ निकल जाएंगे। और उस वहाँ पे एक मरीना क्लब है, मरीना क्लब पे जेटी बनी हुई है, लेकिन वो हमें काम नहीं करने देते। वो पता नहीं क्यों हमें हमेशा जब भी कोई लाश निकालते हैं या कुछ करते हैं, तो वो हमें अपनी जेटी नहीं इस्तेमाल करने देते, तंग करते हैं। उनके गार्ड्स बदतमीजियाँ करते हैं, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और उस जगह को अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे 2 घंटे बच जाते हैं रेस्क्यू में। अच्छा। तो फिर हमें घूम के पूरा समंदर, ये समंदर के किनारे से जो है ना, फिर सी व्यू पे आके लगना पड़ता है। तो जो है इसमें भी जो है वो हम वापस कोशिश कर रहे थे वापस आने की, तो हम नहीं आ सक रहे थे। तो फिर मैंने फैसला किया कि हम सी व्यू की तरफ चले जाते हैं। तो जब हम सी व्यू की तरफ खुले समंदर में गए, तो बहुत खतरनाक लहरें थी। और होता यह है कि जब जिस एरिया के अंदर लहरें होती हैं ना, उस एरिया को आप क्रॉस करते हो, तो हम गहरे समंदर की तरफ जाते गए, ताकि ये जो जहाँ स्वेलिंग चल रही हो ना, जहाँ पे स्वेलिंग्स होती हैं, जो सर्फ बनती है, सफेद वाली जो झाग बनती है, जहाज बनती है, झाग बनती है ना, ये झाग जो है वो गिरा देती है, किश्ती को उल्टा देती है। तो उसको क्रॉस करके ऊपर से तो हम बहुत गहरे समंदर की तरफ जाने लगे। हम तकरीबन 3-4 किलोमीटर गहरे समंदर में निकल गए, ताकि ये झाग को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन आखिर में क्या गलती हो गई कि जहां से झाग बन रही थी ना, वहां पे हमने टर्निंग ले ली, और झाग थोड़ी और पीछे से बननी शुरू हो गई। तो उसमें किश्ती हमारी उलट गई, और इस दौरान इंजन बंद हो गया हमारा। इंजन बंद हो गया, नया नया इंजन था, लेकिन वो पानी 1-2 दफा आया ना झाग पानी किश्ती के अंदर, इंजन बंद हो गया। और फिर 2-3 जो है वो झाग 2-3 लहरें टकराने के बाद जो है ना हमारी कश्ती उलट गई। मुझे उम्मीद नहीं थी हम बचेंगे, क्योंकि समंदर, गहरे समंदर में थे, और हमें जो किनारा नजर आ रहा था, ये जो बड़ी बिल्डिंगें नहीं है इमार वाली, हाँ। ये उस वक्त बन रही थी, या पता नहीं क्या था, कुछ बिल्डिंगें बन रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो बहुत दूर थी। हमें जो है वो तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम में से कोई बचेगा, लेकिन इत्तेफाकन हमें वहां पे जो मछेरे थे ना, उन्होंने हमें थोड़ी देर के बाद देखा, और वो बचाने के लिए आ गए। हम तकरीबन 40 मिनट तक पानी में, 45 मिनट तक, 50 मिनट तक पानी में थे। फिर वो हम कश्ती को पकड़ के रखे हुए थे, और जैकेट मैंने सबको पहले से ही पहना के रखी थी, अल्लाह ना करे हम किसी मुसीबत में आए तो उसमें जो है वो फिर हमें अल्लाह ने बचा लिया, किसी ने भी, कोई भी मरा नहीं। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें, हालिया दिनों में आपने और साद दीदी ने जो है पारा चनार का सफ़र किया था, सुना है रिस्क लिया आपने बड़ा, और आप लोगों ने आप लोग जो है नौजवान बेटे के साथ रिस्क लेते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती आपको? कभी कभी घबराते भी होंगे जाहिर। नहीं, जब इमरजेंसी होती है ना किसी किस्म की, पता नहीं, हम कुछ और सोचते ही नहीं है, हमें बस होता है कि किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचे और लोगों की मदद करें। तो वो लोग हमारे से 8-10 दिन से राब्ते में थे, और वो अपनी हालात और मुसीबत बता रहे थे कि हमारे यहाँ लोग रोज़ मर रहे हैं, दवाई नहीं है, लोग परेशान हैं, हमारे कुछ बीमारों को आप बाहर निकाल दो, कैंसर के पेशेंट्स हैं, कुछ दूसरे पेशेंट्स हैं, उनके ऑपरेशंस होने, और दवाइयाँ उनके पास थी, तो वो कह रहे थे कि वो पहुँचा दो। तो हम उसमें, हमें पता ही नहीं होता, हम अंजाम की फिक्र ही नहीं करते। हमें पता है, और हमें तो रास्ते साफ मिल जाते हैं, हमें कोई परेशान भी नहीं करता। हमें गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त साथ दिया। हमारी जो है वो एयर एम्बुलेंस
डी रजिस्टर्ड थी, मतलब रजिस्टर्ड नहीं थी। पिछले 2 सालों से 3 सालों से वो रजिस्टर 2 सालों से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है वो फिर इसी वजह से हमारी एम्बुलेंस भी रजिस्टर्ड हो गई। 5 साल से हमने जहाज़ खरीद के रखा हुआ था, वो भी रजिस्टर्ड नहीं कर रहे थे, उसके भी कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो वो भी फिर जो है ना हमने ज़बरदस्ती रजिस्टर्ड करवाया, वही जहाज़ लेके गए, जिससे हमने तकरीबन 40 के करीब फ़्लाइटें की और 80-90 लोगों को हमने वहाँ से निकाला, बल्कि ज़्यादा लोगों को निकाला, 100 से ऊपर लोगों को जो है वो बीमारों को, लोगों को वहाँ से हमने निकाला। और उनको ज़रूरत थी, फिर हमारी देखा देखी फिर गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर्स भी चलने शुरू हो गए। गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोशिश भी की कि रास्ते बहाल हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाए। वहाँ पे मामला जो है वो थोड़े से ज़मीनों के झगड़े हैं। हाँ, ज़मीनों के झगड़े हैं, जिसकी वजह से जो है ये लड़ाई बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। लेकिन कभी ना कभी इनको आपस में बिठा के सुलह करानी पड़ेगी। अच्छा सबा साहिबा, हमें आप ये बताइएगा कि आपके फ़र्जंद ने माशाल्लाह जवान दिए, कभी सैलाबों में, कभी दुश्वार इलाकों में, तो फिर आपको कैसे हिम्मत आती है? ये तो फादर हैं, और हम जब बात करते हैं एक मदर की, तो जो माँ है उसका तो दिल बहुत नरम और छोटा होता है ना, और ख़ास करके अपने औलाद के लिए। तो फिर आप कैसे हिम्मत करती है? ज़ाहिर है मैं तो दुआ करके इनको दम कर देती हूँ, पढ़ के आयतुल कुर्सी, और बस अल्लाह के हवाले भेज देती हूँ, इसलिए कि जो काम ये करते हैं और जिनके लिए मदद के लिए पहुँचते हैं, तो उनके लिए तो अल्लाह भी वो ज़ाहिर है इनका साथ देते हैं। और एक खुशी भी होती है कि वो जा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, और इंसानियत का काम जो है वो ईदी साहब का जो है वो अभी तक चला रहे हैं माशाल्लाह ये लोग। तो बस मैं सदका पहले निकाल देती हूँ। मम्मी की आदत थी, वो कहीं पे भी ईदी साहब या फैसल और ये जाते थे तो पहले सदका वो निकाल देती थी कि अल्लाह हवाले, बस अल्लाह उनकी हिफाजत करे। तो मैं भी सदका पहले निकाल देती हूँ और बस पीछे से पढ़ते रहती हूँ, वेट करती रहती हूँ कि अल्लाह इनको हिफाजत में रखे, इसलिए कि ये भी दूसरों की मदद के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं, अल्लाह उनको भी हिफाजत में रखे और अल्लाह इनको भी हिफाजत में रखे। तो बस एक यही होती है, और डर भी लगता है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कुछ हादसा। तो मगर वो मेरा बेटा है, वो समझता नहीं है, और वो तो कहता है बस मुझे नहीं, ना कुछ बोलो, ना रोको, ना टोको मुझे, बस मुझे अपना काम करने दो। वो इसके यही अल्फाज थे। और कॉपी ये ईदी साहब की कॉपी है कि ये जैसे अपनी शादी पे वो चले गए थे किसी की जान बचाने के लिए ईदी साहब, तो ये भी इस तरह का ही मेरा बेटा भी है कि वो देखता नहीं, रात आधी रात या अपनी तबीयत भी वो नहीं देखता। बीच में भी इसका काफ़ी इसका डेंगू का और कुछ हुआ था इस वो तरह से, सैलाब जो अभी सैलाब 2022 हुआ में जो 22 वाला। सैलाब आया था, उसमें डेंगू हो गई थी, था। हाँ, तो इससे भी साद को भी डेंगू और मूसा को भी। जी। तो ये हाँ, मेरे बेटे भी इनके साथ गए थे, छोटे छोटे वाला भी गया था और बड़ा, तो वो साथ में काम कर ही रहा था। तो जायका बाहर का खाना और करना, और ये सैलाब में वो मच्छर, और इतने डेंगू मच्छर और थे, तो इनको डेंगू हो गया था और काफ़ी ज़्यादा था इसको, 7 को। तो ये आया और बस 1-2 दिन के अंदर फौरन से ये भागा। मैंने बोला थोड़ी सी आप ठहर जाओ, थोड़ी आपकी अपनी सेहत भी देखो। तो नहीं, मुझे बस काम करना है। इसके यही अल्फाज होते हैं कि बस मुझे काम करना है, मुझे रोको नहीं। तो बस मैं भी जाने देती हूँ। बस ये अल्लाह की हिफाजत करने वाला है, जो लोगों की करते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। तो बस अल्लाह मालिक है और इनका काम ही ऐसा है। तो फैसल, जब ईदी साहब का इंतकाल हुआ था, तो ज़ाती तौर पे और इदारती तौर पे क्या परेशानियां हुई आपको? सबसे बड़ा तो ईदी साहब का जाना, हमसे बिछड़ना ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल था। बाकी इदारा जो है वो मतलब इदारा तो हमारा कमज़ोर कभी भी रहा नहीं है। हमारे पास हमेशा से जो है वो हमने सेविंग करके रखते हैं, तो वो काम आती है। लेकिन जब ईदी साहब का इंतकाल हुआ, उसी वक्त यमन में जंगें चल रही थी और यूरोप के भी हालात अच्छे नहीं थे, और मुख्तलिफ जो है वो मामलात चल रहे थे, क्योंकि 2014 में पहली जो है वो यूक्रेन वॉर हुई थी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालत बहुत ख़राब हो गई थी। पाकिस्तान का 90% टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट होती है वो यूरोप को होती है। तो उस वक्त से जो है वो पाकिस्तान की जो चमड़ा इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो गई थी, बैठ गई थी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत डैमेज हुआ था, नुकसान हुआ था। यूरोपियन सब ख़रीद नहीं रहे थे, और इस वाली लड़ाई में भी, तो इन जंगों की वजह से यमन, मिडल ईस्ट की लड़ाइयाँ, यूरोप की लड़ाइयाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो वो हमारे इदारे को भी फिर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हमें पाकिस्तानी आवाम जो है वो चंदा देती है। पाकिस्तानी आवाम जब खुशहाल नहीं होगी तो वो कहाँ से हमें चंदा देगी।
तो ये परेशानी आती है, लेकिन हमने कभी किसी सर्विस को बंद नहीं किया, सर्विस को रोका नहीं, बल्कि हमने और मज़ीद जो है नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिससे अब आगे इंशाल्लाह लेके बढ़ेंगे और फैलाएंगे पूरे पाकिस्तान में। और जो है चल रहे हैं माशाल्लाह से। आवाम ने हमारा बहुत साथ दिया हमेशा से। अच्छा, जब आपकी वालदा बिल्की सीदी ने दुनिया से रुखसत ली थी, तो आपने ज़ाहिर है पहले तो ईदी साहब गए थे, फिर कुछ ना कुछ उनके साथ मम्मी रही, आपके साथ जुड़ी रही, एक बड़ा हाथ था, शफ़क़त का भी हाथ होता है, कई उनके तजर्बात किए थे। लेकिन उनके जाने के बाद आपने फिर इस सबको कैसे संभाला और कैसे किया? मम्मी के जाने के बाद सबा ने सबसे अहम रोल अदा किया, मेरी तो हिम्मत टूट गई थी। और मम्मी ईदी साहब के जाने के बाद असल काम जो मम्मी ने किया था, संभाला हुआ था पूरा सिस्टम। और जो है वो मेरा रोल जो है वो बहुत कम था। लेकिन जब मम्मी गई है ना, तो मैं बहुत ही टूटा, मैं कमज़ोर हो गया। फिर सबा ने हिम्मत की, और सब सारी मम्मी की जो जगह थी, सारे मम्मी के जो काम थे उसमें मम्मी मम्मी के साथ कम काम तो करती थी, लेकिन मम्मी के जाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गई। कुबरा है मेरी बड़ी बहन है, मेरी दूसरी बड़ी बहन है अलमास, ये भी जो है वो इसके साथ काम में लगी रही, और मुख्तलिफ जितने भी अलग अलग सेंटर्स थे इन्होंने ज़िम्मेदारी ली हुई थी। और आज माशाल्लाह से सबा ने उन लोगों की मदद से पूरा संभाल लिया, और हमें महसूस नहीं होता कि मम्मी की कोई कमी हुई है। मम्मी के चले जाने का तो बहुत ज़्यादा दुख है, बिल्कुल, अफसोस है। वो तो पुर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन सारे काम मम्मी के इन्होंने संभाले हैं, और अल्लाह का शुक्र है, अब इस रमज़ान में 3 साल हो जाएंगे 10-12 दिन के अंदर ना। तो अ, संभाल रहे हैं। अल्लाह ने अगर काम लेना होगा तो इसी तरह लेता रहेगा, और मिशन जो है वो इसी तरह चलता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये सबा हमें ये बताइएगा, ज़ाहिर है जब बिल्की सीदी की तदफीन हुई, तो उसके बाद आपने ही जिस तरह से फैसल हमें बता रहे हैं कि आपने सारा संभाला उसको, तो जो बिल्की सीदी है वो आपको तरबियत देती थी जब वो हयात थी, आपको बताती थी किस तरह से काम है क्या है, तो वो थोड़ा बहुत आपको बता रही होती थी, जो आपने इतना जिस तरह से फैसल कह रहे हैं इतना अच्छी तरह से आपने उसको हैंडल किया, आपकी मावनत की गई, आपने मदद भी ली होगी आपकी नंदों से, लेकिन उसमें मम्मी का कितना रोल था कि आपको वो समझा के गई कि क्या करना है कैसे करना है? मम्मी वक्तन फ़वक्तन जैसे मुझे हर सेंटरों में लेके जाती थी, और मुझे समझाती थी, देखो इस तरह से हमें ना ये हैंडल करना है, इस तरह से कभी इस तरह से मामला ये हो जाए, ये इस तरह से हो जाए, तो आपको इस तरह से हैंडल करना है। मम्मी हमेशा मुझे वो करती रहती, गाइड करती रहती थी। और बाकायदा इनकी ही जो ट्रेनिंग जो है वो अभी मैं जो काम कर रही हूँ, और फैसल जैसे कह रहे हैं कि अच्छा कर रही हूँ, तो मम्मी की ही बदौलत मैंने ये सारा काम सीखा। और बहुत मम्मी ने गाइड किया, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मुझे ऊंच नीच बताती थी, और किस तरह से हमें काम करना है, क्या करना है। और ख़ासकर वो हमारी जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, ओल्ड एज में हम हैं हमारे, और तो इनके लिए ख़ास करके बहुत ज़्यादा मुझे बताती थी कि हमें इनका इस तरह से ख्याल रखना है। और ईद का जो मम्मी का जैसे रमज़ान के 13वें रोज़े पे इनकी डेथ हुई, तो वो यकीन माने रमज़ान का सारा सामान जो हम सारे सेंटरों में हर चीज़ जो भेजते हैं ना, हर चीज़ जो रमज़ान की होती है, हर चीज़, तो ये सारा इन्होंने पहले से ही कर लिया था। सारे सेंटरों का हर चीज़ पहले से ही भिजवा दी थी। वो मीठा दर का सामान आ गया था। फिर ये मम्मी जैसे हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो इतना मुझे नहीं पता चला, इसलिए कि वो सारा पहले अपने हाथों से वो करके गई हर चीज़। अच्छा। बच्चों की तैयारी कर ली, ईद की तैयारी कर ली, सारी बच्चियों को सेंटर में कपड़े भिजवा दिए, खाना पीना हर चीज़, जो बच्चों की ईद की ज़रूरत की चीज़ें सारी होती वो सारी मम्मी ने जमा की थी, और सारी खरीदी थी इन्होंने। वो सारे बच्चों के सेंटरों में पहले से ही भिजवा देती थी। और मैं भी इस तरह से ही करती हूँ कि रमज़ान से पहले ही सारी तैयारी हम कर लेते कर हैं। लेते हैं, आप जी भिजवा देती हैं। जी। और मम्मी के जाने के बाद सबा ने 30 लावारिस लड़कियों की शादियां करवाई हैं, और वो माशाल्लाह से सब अपने घरों पे हैं, और मिलने भी आती रहती जी हैं। मम्मी ने जो शादियां करवाई थी वो भी मिलने आती रहती हैं, हाँ, वो ज़ाहिर है और वो उनका माशाल्लाह से। मेका और समझती है मुझे ना। डर था कि इतनी सारी बच्चियां हैं, इनको कौन संभालेगा, तो पता भी नहीं चला। मम्मी सबा ने, जीनत है मेरी खाला, वो कुबरा है, ये सब मिलके जो है वो तैयारियों में लगी हुई होती हैं। और सबा सबसे अहम रोल अदा करती है, क्योंकि हेड ऑफिस में सबा होती हैं, वो अपने अपने सेंटरों पे अपने घरों में होती हैं।
तो 30 शादियां कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा जो है नहीं, तीन माशाल्लाह ये साल है भी कि नहीं हुए। वो कुबरा है, अलमास बाजी हैं, कुबरा बाजी, अलमास बाजी हैं, जीनत बाजी है, जो मम्मी की खाला की बेटी है, वो उनके साथ साथ में होती हैं, थी पहले और अभी भी मेरे साथ दे रही हैं ये लोग माशाल्लाह। इसलिए कि बहुत बड़ा सेटअप है, ये अकेला कोई संभाल नहीं संभाल नहीं सकता। पाता। तो हम एक दूसरे के जैसे एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि किस तरह से अभी क्या आगे क्या करना है, हमें किस तरह से ये हैंडल करना है। तो सारा हम मिलजुल के माशाल्लाह ये सारा करते हैं। ये नहीं कि मैं भाभी हूँ या वो नंदे हैं, तो ये नहीं होता। सब मिलके जैसे हमें एक बस साथ काम चलाना करते है, हैं। हमें ईदी फाउंडेशन, तो हम सब एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चियां जो हैं वो जिम्मेदारी होती हैं, बिल्कुल। जब तक अपने घर ना चली जाए ना। तो 30 बच्चियां अपने घर चली गई, तो मुझे अब खुशी होती है कि इन्होंने संभाल लिया। और जैसे जैसे अब दूसरी लड़कियां बड़ी होती जाती हैं, तो ये उनको फिक्र होती है कि अभी किसकी, अभी भी 2-3 जी, लड़कियां आई भी हैं। एक की मैंने मंगनी की, वो ईद के बाद शादी होगी, अच्छा। तो उसका जहेज में सारा बनवा रही हूँ, कपड़े तैयार कर रही हूँ, सारी चीज़ें जो करके अभी से कर रही हूँ इसका भी। और जब मम्मी की डेथ हुई थी तो एक बच्ची आई थी मेरे पास, बहुत सारी बच्चियाँ आई जो मम्मी ने अपने हाथों से शादियाँ की थी बच्चियों की। तो वो इतनी सारी बच्चियाँ आई थी मम्मी की डेथ पे मिलने के, ताज़ियत करने के लिए। तो मुझे कहती है भाभी ये ना आप, हम आएंगे मिलने के लिए यहाँ पर, तो हम आ सकते हैं? तो मैंने कहा कि ज़रूर, क्यों नहीं आ सकते, आपका मेका है, अल्लाह आपका मेके को सलामत रखे। और ज़ाहिर है ये माँ का घर होता है तो बच्चियाँ आती ही हैं, माँ के घर में ही आएगी, कहाँ जाएंगी। तो जिस तरह से मम्मी इनको जब भी बच्चियाँ आती थी मम्मी किससे मिलने के लिए, तो मम्मी कभी इनको खाली हाथ नहीं जाने देती थी। कुछ ना कुछ बच्चों के लिए, इनके लिए सूट्स वगैरह, गिफ्ट वगैरह, कुछ नकद रकम के इनको कुछ काम आ जाए। तो इस तरह से मैं देखती थी मम्मी ये कि सब कर रही हैं, तो अभी भी मैं इनके ही जैसे इस तरह से ही मैं कर रही हूँ कि कभी अच्छा। वो आती हैं तो खाली हाथ नहीं जाती। अच्छा, उनमें बच्चियां आपको अब कुछ बच्चियां आपको भाभी बुलाती हैं, छोटी अम्मी बुलाती हैं, इस तरह से कुछ? जी, भाभी माँ कहती हैं, और बाज़ बच्चियाँ वो छोटी मम्मी कहती हैं। छोटी बच्चे भी मम्मी, हैं हाँ, जो हमारे, छोटे हाँ, छोटे बच्चे हैं छोटे-छोटे वो छोटी छोटी मम्मी, मम्मी कहते हैं। जी, भाभी माँ कहती हैं, और ये छोटी अम्मी कहती हैं। बिल्कुल। अच्छा फैसल, हमें ये बताइएगा कि ईदी साहब जब ईदी विलेज पर अपने साथ बिल्किस साहिबा की भी जो है कब्र कुशाई करवाई थी, तो लेकिन उनकी तदफीन वहाँ नहीं हुई, तो उसकी क्या वजह थी? देखें, वो मम्मी की मर्जी थी। मम्मी को हम बार बार बोलते रहे, तो मम्मी सबको बुलाती थी। और सब भी कोई दावत होती या सब गैदरिंग होती तो उसमें कहती थी मुझे वहाँ ईदी नहीं जाना। विलेज में नहीं ले जाना, मुझे अपनी माँ के जो है वो साथ ही उसी कब्रिस्तान में दफनाना जहाँ मेरी माँ दफन है। ईदी साहब, मम्मी जो है वो अपनी माँ से बहुत बहुत ज़्यादा अटैच अटैच थी। थी, राबिया से ना। तो हालांकि मेरी तो ख्वाहिश थी कि ईदी साहब ने 30 साल पहले से कब्र खोद के रखी हुई है, हम वहीं पे दफन करेंगे मम्मी को। मम्मी तो मना करती थी, फैसल को मना करना वहाँ नहीं ले जाए, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो फिर क्या कर सकते थे, मम्मी की आखिरी ख्वाहिश थी, सबको मम्मी ने बुला हुआ था। फिर भी मेरे से उन्होंने पूछा कि मम्मी को वहाँ ले जाते हैं, मैंने कहा नहीं, नहीं, मम्मी की ख्वाहिश थी, अपनी मम्मी की ख्वाहिश। ख्वाहिश के मुताबिक ही मम्मी को जो है वो। फिर नानी की हमारी नानी की जो कब्र है ना, उसके बराबर में उनके बेटे की कब्र है, इकबाल की, मामू की, इनके मामू मम्मी की। के भाई की। और बीच में बस कोई और कब्र है, इसके बाद जो है वो मेरी मम्मी की कब्र है। तो उनको बिल्कुल करीब में ही हो, पाँव पे जो है वो इनकी मेरी खाला खाला जो मरियम है ना, हम मिल्लू मिल्लू मासी मासी। कहते थे, मिल्लू मासी कहते थे। मेरी बेटी का नाम भी मरियम है ना। तो वो मतलब समझ ले कि एक ही जगहों पे जो है वो, जहाँ मम्मी की ख्वाहिश थी वहीं पे जगह मिली मम्मी को। अच्छा फैसल, आपका ज़ाहिर है पूरा ख़ानदान जो है इस फलाही इदारे को चला रहा है ना, तो उसमें कहाँ आपका तो काफ़ी रोल रहा है। इस बीच में सबा भी हमें बता रही थी कि आपकी बहनों का भी उसमें रोल रहा है, तो वो सबका रोल कहाँ और कैसे, वो जैसे अब वो यहाँ तो आपकी जो बहनें वो बाहर होती हैं, फिर वो किस तरह से मेरी इसमें शामिल होती मेरी एक बहन अलमास है, वो अमेरिका चली गई है, उसकी फैमिली। मेरी एक बेटी उसी के घर में शादी होके गई है ना, हैं? अच्छा, उसको आपने एक बहन बेटा के भी, घर हाँ, पे। उसको एक बेटा भी हुआ, तो मैं नाना हो गया ना। जी। अच्छा, आप नाना हाँ, भी हो गए, मैं नाना नाना हो नानी। गया। तो जो है वो कम आती है, लेकिन जब भी वो आती है तो फिर मम्मी की जगह पे होती हैं, वो काम कर रही होती है, मम्मी की चीज़ें देख रही होती है। वहाँ पे भी जो है वो इनसे राब्ते में रहती हैं। और वहाँ न्यूयॉर्क ऑफिस को, मेरी बेटी न्यूयॉर्क ऑफिस को भी देखती है हमारी। तो मुझे अभी परेशानी नहीं होती कि मेरी बेटी जो है वो खाल अपनी क्या फूफो के कहते हैं, साथ फूफो के साथ बैठ के सारा सिस्टम चला रही है वहाँ पे। कुबरा कांटेक्ट में कराची तो में ही होते होती ही है। हैं, कांटेक्ट में तो कुबरा होते ही कराची हैं। में होती है। कुबरा एक सेंटर चलाती है क्लिफ्टन का, और माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से चला रही हैं।
तो वो भी उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है और ये सिलसिला चल रहा है। और सभा जो है वो हेड ऑफिस पे होती हैं और हेड ऑफिस की जो है वो सारी सरगर्मियां हैं, सारे पूरे पाकिस्तान के सेंटर्स हैं, उनको देखना, उनकी चीज़ें जो है वो पूरी करना, इनको इनकी शिकायतें सुनना। फिर लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं फिर इनकी जो इंचार्जेस होती हैं वो सभा को कहती हैं कि लड़की राज़ी हो गई है शादी करने के लिए। तो उनसे फिर एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं हम शादी के लिए कि वो बच्ची रेडी है, इसलिए कि हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते बच्चियों से कि चलो ये बड़ी हो गई तो हम ज़बरदस्ती शादी करवा दी। नहीं, मैं बाकायदा इनकी एप्लीकेशन जैसे इनसे ही लिखवाती हूँ, माशाल्लाह पढ़ी होती हैं, 5 6 7 क्लास से इस तरह से पढ़ी होती हैं, तो वो एप्लीकेशन लिख सकती हैं। तो वो लिख के देती हैं कि भाभी मुझे शादी करनी है और अच्छे सा रिश्ता करके आप देख के ना मुझे ना यहाँ से रुखसत करें। तो फिर वो आती हैं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सीखती तो रहती हैं सेंटरों में, मगर फिर मेरे पास 2 3 माह तक मेरे पास होती हैं बच्चियाँ, तो उनको बाकायदा जैसे वहाँ पे होती हैं तो बड़े पैमाने पे खाना और सीखती हैं, खाना पकाना होता है। ज़ाहिर फैमिली छोटी होती है, तो यहाँ पे मेरे पास इनको बुलवाती हूँ, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा जैसे जो फैमिली मेम्बर का जो होता है 6 7 जानों का खाना, लोगों तो का फिर खाना। जी फिर मैं इनको लेके आती हूँ और यहीं पे इनको थोड़ा जैसे थोड़ा थोड़ा वो सिखाती हूँ मैं। सीखी हुई तो होती है माशाल्लाह, सिलाई कढ़ाई आती है इनको, पार्लर का काम आता है इनको, बाकी कुकिंग आती है इनको, हर चीज़ घरेलू काम सिखाती हूँ कि किस तरह से ये करते हैं, एक घर का माहौल किस तरह से होता है। वैसे तो सारे सेंटरों का हमारा घर जैसा ही माहौल होता है, ये नहीं होता कि कोई सेल्टरों में या कोई इदारा है इस तरह से नहीं होता। माशाल्लाह आज़ादी से बच्चियाँ रहती हैं, करती हैं, कोई किसी का जैसे तशद्दुद नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। माशाल्लाह ये बच्चियाँ बहुत खुश होती हैं, वहाँ पे भी होती हैं तो, और मेरे पास भी आती तो कई बार दफ़ा बच्चियाँ वो कहती है भाभी मेरे को आपके पास आना है, तो थोड़ा सा ठहर जाओ, फिर मैं 1 2 लड़कियों की शादी हो जाएगी तो फिर मैं आपको लेके जाऊँगी। फिर इस तरह से जैसे अपने बच्चों को जिस तरह से हम सिखाते हैं ऊँच नीच के घर में किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, तो ये सारा थोड़ा थोड़ा ये मैं अपने खुद से ही मैं इनको अच्छा, सिखाती यहाँ पे हूँ। आपने बात की उन बच्चियों की, जाहिर है जो ईदी सेंटर में होती हैं या दूसरे सेंटरों में से आपके पास आती हैं। आपने जिस तरह से कहा कि जिस तरह से अपनी बच्चियों को सिखाया जाता है, घरदारी क्या होती है, किस तरह से फैमिली को लेके चलना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे फिर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप इनके रिश्ते करती हैं तो फिर क्या ऐसी चीज़ें आप देखती हैं, या जो रिश्ते लेके आते हैं तो उनसे आप क्या मालूमात करती हैं? आया जैसे हम अगर बात करें बिल्किस सीदी की, तो वो उनकी एक बड़ी डिमांड होती थी उनसे कि उनका अपना खुद का घर हो और उनका अपना जो है बाकी चीज़ें जो है वो सरकारी नौकरी में हो। इस तरह के उनके कुछ सवालात होते थे। तो आप इसको ज़ाहिर है वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें भी चेंज हुई हैं, माहौल भी चेंज हुआ है, और अब जो है अपना घर बनाना किसी बड़े आदमी की भी बस की बात नहीं है। और दूसरी कई मामलात भी ऐसे हमारे यहाँ पे जो आजकल चल रहे हैं। तो फिर आप उन सारे सिचुएशन को देखते हुए कैसे उनसे सवालात करती हैं? आप जब बच्ची का रिश्ता करती हैं तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ें आप रिश्ते करने के टाइम पे उनसे पूछती हैं? यही चीज़ बेसिक तो ये होता है घर अपना। कई दफ़ा आते हैं कि किराए का घर है तो वो हम मना कर देते हैं, इसलिए कि एक लगी बंधी जो रकम होती है वो किराए में ही चली जाती है, तो फिर घर का खर्चा किस तरह से पूरा हो। तो इसलिए मैं भी यही देखती हूँ कि बेसिक अपना घर होना चाहिए, लड़का ईमानदार हो। मगर ये सारी इंक्वायरी करते हैं, वो फैसल के दोस्त जो हैं एक कादर भाई, तो वो सारी इंक्वायरी बच्चियों की जैसे करते हैं। अगर रिश्ते के आते हैं तो वो सारी इंक्वायरी करते हैं। और अपने तौर पे भी हमारी जो 2 3 जो बड़ी यहाँ पे हमारी सेंटर में होती हैं तो वो भी इनका घर देखने के लिए जाती हैं कि रहन सहन इनका बच्चियों और लड़कियों और लड़के वालों का कि किस तरह से होता है। बाज़ दफ़ा मैं भी चली जाती हूँ देखने के ये लिए। भी देखते हैं कि कितने अरसे से कमा रहा है। ऐसा तो नहीं कि अभी 3 महीने पहले या 4 महीने पहले नौकरी पे तो लगा ये है। सारा जहाँ ये काम करता है वहाँ पे ना देखते सारी हैं पूछ जी, करवाते और हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ पे इंक्वायरी होती है। और एक आंटी हैं जो मम्मी के समझो कि कई सालों से वो भी वाबस्ता हैं। वो अपनी 2 बेटों की भी ये ना शादियाँ हमारे ईदी सेंटर से ना की हैं बच्चियाँ लेके, और बाकी केमाड़ी में वो होती हैं मेरे ख्याल से केमारी में नहीं नहीं तो 100 लड़कियां हैं 100 हमारी। से ऊपर लड़कियाँ 100 से शादी ऊपर करके लड़कियां हैं गई जो हैं। एक ही मोहल्ले में ईदी की जो है वो हमारी वो शादी लड़कियां होके हैं। गई। जी शादी शादी होके होके गई एक हैं। मोहल्ले में ही है सारी। अच्छा। तो ये जैसे इनके थ्रू जैसे काफ़ी रिश्ते भी आते हैं तो इंक्वायरी करवाते हैं, वो तो लेके चले आ जाती, मगर उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो रिश्ता लेके आ गई,
वो अपने तौर पे भी कुछ इंक्वायरी करती हैं, बाकी बहुत ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्ची को देखभाल के दिया जाए। तो देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, हर चीज़ परफेक्ट होती है तो फिर वो आखिर में घर देखते हैं इनका और फिर हाँ करते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपने सारी छानबीन भी की, लड़का अच्छा कमा रहा होता है, सब कुछ होता है, आप एक तो लड़की से उससे मुलाकात करवाते हैं और फिर अगर वो कहती है ना, तो कभी ऐसा कोई हुआ है कि आपने सारी छानबीन की हो, लड़का अच्छा भी हो, लेकिन लड़की ने कहा हो कि नहीं मैं नहीं करूँगी इससे शादी, ऐसा कभी कुछ हुआ है? जी, एक दफ़ा एक बच्ची की ना मैंने दिखा, सब सारी हर चीज़ इंक्वायरी हो गई। लड़का भी सही था मगर थोड़ा-सा कम पढ़ा लिखा था। तो वो बच्ची ने कहा कि मुझे पढ़ा लिखा चाहिए, तो मैंने मना कर दिया। तो वो तो कह रहे, वो तो एग्री थे, वो तो तैयार बैठे हुए, तो मंगनी करने के लिए समझो कि हाँ कहने के लिए वो आए थे। लास्ट में ही हम लड़का लड़की को दिखाते हैं, उनकी फैमिली को दिखाते हैं कि अब देख लो, लड़की जब हाँ बोलेगी तो ही हम हाँ करेंगे, वरना कोई जोर जबरदस्ती हम नहीं करते बच्ची के साथ। अच्छा। अगर बच्ची ने मना किया कि नहीं मुझे नहीं करनी, तो मैंने मना कर दिया। अच्छा फैसल, यहाँ पे हमें ये बताइएगा कि अब जो है लावारिस मुर्दा बच्चियाँ मिलती हैं? बिल्कुल, लावारिस मरे हुए बच्चे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पहले हमें ज़िंदा मिलते थे ज़्यादा, अब मरे हुए ज़्यादा मिलते हैं। पहले अभी मरे हुए जो है ना, हर महीने 20-25 लाशें सिर्फ कराची में मिलती हैं बच्चों की। और पिछले तकरीबन 3 सालों से हमने बैनर लगा दिया है, बल्कि मम्मी को 3 साल हो गए, तो मम्मी की ज़िंदगी में 3.5 साल से हमने बैनर लगा दिया है कि हम जो है वो एडॉप्शन का फॉर्म नहीं लेंगे। हमने बंद कर दिया एडॉप्शन के फॉर्म लेना, और ये काम भी बंद कर दिया है, क्योंकि ज़िंदा बच्चे ही नहीं मिलते। ज़िंदा वो मिलते हैं जिनकी माजूरी होती है, आँखें नहीं हैं, हाथ नहीं है, टांगे नहीं हैं, वो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं झूले में। बाकी जो नॉर्मल होते हैं, कभी कभार जो है वो इमेच्योर आते हैं, 5 महीने के, Premature जो आते हैं। छठे महीने के, तो वो भी सर्वाइव नहीं करते, वो भी मर जाते हैं। और जो बच्चे की लाशें मिलती हैं उनमें भी मेजॉरिटी यही होती है, 6ठे महीने की, 5वें महीने की। क्योंकि ये पहले ट्रेंड नहीं था, पिछले 7-8 सालों से, 8-10 सालों से ये ट्रेंड हो गया पाकिस्तान में। वो वक्त से पहले करवा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड चेक कर लेते हैं कि अगर लड़की है तो फिर तो अबॉर्ट अबॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि घर में अगर पहले से ही 6-7 लड़कियां होती हैं ना, वो नहीं चाहते कि लड़की पैदा हो, और घर में उनको माँ के ऊपर दबाव होता है कि लड़का पैदा करे। तो एक सबसे बड़ी वजह यह है कि लड़की होने की वजह से भी अबॉर्ट करते हैं, लेकिन हमें बच्चों की उसमें लाशें लड़कों की भी मिलती हैं। तो वो दूसरा रीज़न भी होता है कि शायद अनवांटेड हैं या नहीं चाहते, या गैर शादीशुदा जो है वो बच्चे, माँ जो है वो हो जाती हैं प्रेग्नेंट, तो फिर उनको अबॉर्ट कर जाते हैं। अच्छा फैसल, सुना है कि आप कुकिंग भी करते हैं, सिर्फ अपने लिए करते हैं या घर के दीगर लोग भी उसका फ़ायदा लेते हैं? नहीं, घर के लिए भी करते हैं, अपने दोस्तों के लिए भी करते हैं। अच्छा, इनके तो कज़न वगैरह क्या आते क्या हैं। सबसे अच्छा बनाते हैं? ये चिकन कढ़ाई बनाते हैं, हाँ। काली मिर्च वाली, वो कोई ज़्यादा भी होती कढ़ाई, है। गोश्त की भी कढ़ाई बना लेते हैं, पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं। ये अच्छा, चीज़ें ये दो हुआ है कभी रेसिपी आप बहुत नाराज हुई हो? तो अक्सर ऐसा होता है, मियाँ बीवी में नाराजगी भी होती है, तो कभी आपके लिए कोई अच्छी सी चाय बना के आए हो, या कभी कोई खाना आपको जो पसंद हो वो बना के आए हो, कभी ऐसा किया है इन्होंने? चाय तो हम पीते नहीं है, पूरी फैमिली की आदत नहीं, आप चाय की आदत बिल्कुल चाय नहीं जी, पीते? चाय पीते ही नहीं हम, आदत ग्रीन नहीं टी है। पी लेते हैं कभी कभार। अच्छा। कॉफ़ी भी कम, ना होने के बराबर। हाँ, ये मुझे एक दफ़ा याद है कि हम लाहौर गए थे, और फिर वापसी में जब आने वाले थे तो फैसल ने खाना बना के रखा था हमारे लिए। अच्छा। तो पुलाव या चिकन कढ़ाई इस तरह से ही बना के रखी थी। वैसे बनाते अच्छा बनाते, जायका बहुत है इनके हाथ में। स्पेशल कभी आपकी, कभी कोई, ठीक है आप उनको वक्त नहीं मिलता बाहर लेके जाने के लिए, आपकी शादी की सालगिरहें भी आती होंगी, बच्चों के साथ आप मनाते हैं, उसमें कभी कोई आपको ऐसे कोई चीज़ बना के ला के दी हो, कोई चीज़ सरप्राइज आपके लिए लाए हैं कभी? नहीं, नहीं बनाते हैं तो सरप्राइज तो नहीं होती, सब बच्चों के साथ मेरा बिल्कुल। 80% काम ये करती है। ये कटिंग वगैरह सारा मैं करके देती हूँ। बकौल वो ये सिर्फ कहती है खाली चम्मच चलाना। चम्मच आप चम्मच चला के कहते हो कि आपने पका लिए हैं, तो अच्छा, कभी फैसल आपके लिए कभी बाहर भी जाते हैं, अक्सर रात में भी आ रहे होते हैं, दिन में भी आ रहे होते हैं, कभी कोई फूल वगैरह आपके लिए छोटा सा एक लाए कभी? लेके आते थे पहले। पहले लाते थे, अब क्यों लाना बंद कर दिया? पता नहीं। फैसल, अब क्यों लाना आपने बंद कर दिया है? अब बाहर जाना कम हो गया ना। आपका बाहर जाना हाँ, बंद? बाहर जाना कम हो गया। गिफ्ट जल्दी लेके आते जल्दी हैं बाहर, जल्दी कभी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, तो फूल वाले नहीं होते सुबह। नहीं, बाहर जाते हैं तो गिफ्ट लेके आते हैं।
आपके लिए लाते हैं, पूछते हैं आपसे फोन करके कि ये जी लाऊं? मुझे पूछते हैं तो मैंने कहा कि नहीं, जो आपको सही लगे। अच्छा, आदत आपको नहीं अच्छा है। लगता नहीं। है कि इनकी पसंद का पहनना जी या इनके लिए तैयार होना? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा ज़ाहिर है लगता एक है। बीवी को अपने शौहर के लिए ही तैयार होती हैं, और अच्छा लगता है कि वो तारीफ भी करें। तो ये बहुत कंजूस है तारीफ करने में। तारीफ में कंजूस है बहुत। बहुत लेकिन बहुत हद देखते से। हैं टिकटिकी नजरों से आपको, हाँ, देखते हैं, अभी तारीफ नहीं करते। अभी हम कहीं शादी में गए थे तो मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, तो दूर से मुझे देख रहे हाँ, मगर वो तारीफ नहीं की। तारीफ नहीं की। नहीं, मैं अभी लेकर भी तो आया था श्रीलंका से अभी 2 श्रीलंका साड़ियाँ। गए तो 2 साड़ियाँ लेके आए हैं, तो अच्छा। वो अभी इंशाल्लाह मैं सिलूंगी। इनको साड़ी बहुत पसंद है, पसंद कहती है। कि हाँ आप पहना करो। नाज़रीन, अॻे हफ़्ते असां सां गॾु रहिजो, छो जो ही असांजो जेको प्रोग्राम आहे 2 या 3 हिस्सनि ते मुश्तमिल आहे। त अॻे हफ़्ते जेको आहे असां सां गॾु रहिजो ऐं हिन प्रोग्राम खे असीं जारी रखंदासीं। ऐं असांजो ही प्रोग्राम ईदी फाउंडेशन जे हवाले सां, ईदी फाउंडेशन जी फैमिली जे हवाले सां ऐं उन में जेको कमुकार थिए थो उन जे हवाले सां, उन्हनि खे कहिड़ियूं मुश्किलातूं आहिनि, त उन ते असांजो ही 3 हिस्सनि ते प्रोग्राम आहे, जेको असीं वक़्तनि फ़वक़्तनि हर हफ़्ते तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। त हिते असांजो जेको आहे इख़्तिताम थिए थो असांजे प्रोग्राम जो। इजाज़त ॾींदा, अला भाई।